हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लैट पॉइंट। आज की इस सेशन में हम देखेंगे कि क्योंकि अब क्लैट पीजी को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, तो अब हम देखेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे हम प्रिपेयर करें कि वी एज द पेपर। ठीक है। ऑलमोस्ट जब तक आप ये वीडियो देखोगे दैट वुड बी ऑगस्ट एंड, तो तब तक हमें देखना होगा कि हम कैसे इसको पढ़ें, अब क्या क्या रह गया है, कितना हम करें और किस तरह से करें दैट वी गेट इनटू गुड एनएलयूज एटलीस्ट, एंड इफ वी डू बेटर देन वी कैन ऑल्सो गेट इनटू पीएसयूज। तो सबसे पहले कि हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। 2 घंटे का हमारा एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं। पर करेक्ट आंसर हमें 1 मार्क्स मिलता है, और अगर हम इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो 0.25 हमारा डिडक्ट हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हमारा पेपर होता है। ऐसा हो सकता है कि 20 पैराग्राफ एंड ईच पैराग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ 6 क्वेश्चन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 12 पैराग्राफ हो और हर पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन हो। वो पैराग्राफ देते हैं, उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करना होता है, उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, उससे आपको आंसर्स डिराइव करने होते हैं। कभी डायरेक्टली पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर्स निकल जाते हैं, और कभी कभी हमें खुद से उस पैराग्राफ को बस एज अ रेफरेंस यूज करके आंसर्स निकालना पड़ता है। उसके बाद लीगल रीजनिंग पे पूछा जाता है सवाल। मोस्टली जितने लॉज हमने अपने लॉ स्कूल में पढ़े हैं आपको उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट केस लॉज पूछा जाएगा, लैंडमार्क जजमेंट्स पूछे जाएंगे। अब मेजर कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, तो मेजरली आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, टीपीए, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉज, प्रॉपर्टी लॉज, कंपनी लॉज, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इन ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा भी आते हैं, बट दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स दैट वी नीड टू कवर फॉर क्लैट पीजी। ठीक है। अब कट ऑफ और टारगेट स्कोर्स की अगर हम बात करें, तो अगर आपका एम पीएसयू है, अगर आप पीएसयू में जाना चाहते हैं, तो यू शुड स्कोर एटलीस्ट 80 to 85 मार्क्स out of 120. You should be able to score 80 to 85 marks that would land you up in top 50-70 ranks, and तब आपको पीएसयू आराम से मिल सकता है। अगर आपका एम टॉप एनएलयू लेना है, तो यू शुड एम फॉर 75%, 75 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 72 to 75 मार्क्स आ रहे हैं, तो इजिली आपको टॉप 2-3 एनएलयूज मिल जाएंगे। उसके नीचे के जितने एनएलयूज हैं, टॉप 3 to टॉप 7 एनएलयूज, उसके लिए आपको 65 to 75 मार्क्स लाना होगा। और अगर उससे भी अगर ऐसे देखिए कि टॉप 10 एनएलयूज में एडमिशन चाहिए, तो एटलीस्ट यू शुड स्कोर 55 to 65 मार्क्स। अगर आपका एम जैग में एंट्री है, तो अगर आपके 40-45 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं, तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर जैग एंट्री। तो ये हमारा मार्क्स का बाइफरकेशन है। इसके हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अब प्रेपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होगी? सबसे पहले हमें हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा कमांड करना होगा। ठीक है। बट क्योंकि अब 3 महीना ही बचा है, आप कॉन्सेप्ट को अंदर 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 पढ़ते नहीं बैठ सकते। आपको अपने टॉपिक्स फटाफट ब्रश अप करने हैं। जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्ट, आईपीआर, फैमिली, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, ये जो भी नए वाले हैं, इनके जितने की केस लॉज हैं, जितने भी की सेक्शंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, जब आप पीवाई की एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उनको आपको सबसे पहले पढ़ के खत्म कर लेना है। जब आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, देन यू शुड गो फॉर केस लॉस। केस लॉस की स्टडीज आप शुरू करोगे। लैंडमार्क जजमेंट्स, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाना चाहते हो, तो यू शुड कवर एटलीस्ट लास्ट 5-6 ईयर का केस लॉस, क्योंकि कंसोर्शियम का कुछ भी सेट नहीं है लिमिट, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको 2017 से लेके 2025 तक की केस लॉस पे बहुत अच्छे से फोकस करने की नीड है। उसके बाद आप रीसेंट केस लॉस को भी कवर करें। अगर आप अब 6-7 साल का अभी रहते 3 महीने में नहीं कर सकते, तो यू शुड फोकस ऑन लास्ट 2 साल की जितने भी मेजर जजमेंट्स हुए, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स, उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सबसे एंड में और सबसे जरूरी, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा एमसीक्यू आप कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उतना इजी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो डेली पास्ट ईयर सबसे ज्यादा से ज्यादा पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, मॉक सॉल्व करो, पैसेज बेस्ड लीगल रीजनिंग, टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर जनरल अवेयरनेस, आपको देखता रहना कि क्या क्या करंट चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा न्यूज अभी ट्रेंड कर रहा है, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर कितनी ज्यादा बात की जा रही है रिसेंट टाइम्स में। तो ये सब आपको फोकस करना पड़ेगा। अब अगर हम क्लैट के एग्जाम पेपर का देखें, तो उसमें 20 to 25% क्वेश्चन बिजनेस लॉ से आते हैं। दैट बिजनेस लॉ मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स, एनआई, पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, कंपनी लॉ, ये इस पे आपको 20 to 25 क्वेश्चन इससे आते हैं।
20 to 30% क्वेश्चंस क्रिमिनल लॉ से आते हैं। अभी तक आईपीसी सीआरपीसी से आ रहे थे, बट इस साल से तो बीएनएस बीएनएसएस और बीएसएस से क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा यूएपीए एनडीपीएस पॉस्को पीएमएलए इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक दो ही आए, बट ये आते हैं। 30 to 35% क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अलोन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, आर्बिट्रेशन लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, एटसेट्रा जो रेलिवेंट है ना ऐसे केस लॉ, पीआईएल, ये सब आपको इससे 30 to 35% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद जो बचा है उसमें फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, ये इन सब चीजों से आपके रेस्ट 30% क्वेश्चंस बनते हैं। आप पढ़ेंगे कैसे? अब हम इसको बाइफरकेट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेके बैठना है। 20 दिन का टारगेट टाइम है। उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा टाइम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे देना है। सबसे ज्यादा टाइम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे देना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पीआईएल, लेबर लॉज जितने हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये सब, फैक्ट्रीज एक्ट, एनजीटी एक्ट, इन्वायरमेंट से जितने रिलेटेड एक्ट हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, ये सब आपको एक दो दिन में आप ये आराम से कर सकते हो। आपको मेन फोकस कॉन्स्टिट्यूशन पे करना है। शुरू के 7 से 10 दिन आप दो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बचे 10 दिन में आप ये सारे एक्ट एक एक दो दो दिन में आप कवर कर सकते हो। आपको बेटा भगा भगा के पढ़ना है। अब टाइम आपके पास इसके लिए नहीं है कि आप एक चीज खोलो और उसको अंदर ही अंदर इन डेप्थ स्टडी करते चले जाओ। नहीं, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपको अब फटाफट अपने कॉन्सेप्ट बस देखना है कि क्या है इस एक्ट में दिया हुआ, क्या हमें पढ़ना है, बस वो करते जाना है हमें और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज में आईपीसी सीआरपीसी, बेटा पुराने वाले भी पूछ सकते हैं वो इस साल, और नए वाले भी पूछ सकते हैं इस साल। क्या पूछेंगे ये पता नहीं, इसलिए आपको दोनों का ब्रीफ आइडिया अच्छे से होना चाहिए। फिर जो छोटे इनके माइनर लॉज हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नार्कोटिक एनडीपीएस एक्ट, ये सब भी आपको पढ़ना है। इन सब से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बट यहाँ पे भी जो हमने 20 डेज बांटा है ना, इसमें 10 दिन आप अपने 3 मेजर लॉज को दीजिए, दैट इज योर आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस। इन 3 को सबसे ज्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई में से दीजिए। और बाकी जितने एक्ट है ना, 20 सेक्शन के एक्ट्स हैं, आपको एक दिन बहुत है इन सारे एक्ट्स के लिए। तो मेजर टाइम अपना बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए पे दीजिए। बाकी बचे टाइम में सारे माइनर लॉज क्लियर कीजिए। 20 दिन का टारगेट आप क्रिमिनल लॉ के लिए लेके चलिए। उसके बाद 15 दिन का टारगेट आप बिजनेस लॉ के लिए लेके चलिए। अब बिजनेस लॉ में क्या, सबसे पहले पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के खत्म करना है। उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी टीपीए कॉन्ट्रैक्ट से सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ट्रांसफर ये पहले खत्म करना है। उसके बाद आपको करना है कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टॉर्ट्स, कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब माइनर लॉज है, ये भी आपको उसके बाद खत्म कर लेने हैं। ठीक है। 15 दिन बहुत है। कॉन्ट्रैक्ट को 2 दिन 3 दिन दे दीजिएगा, बाकी सब तो एक दो दिन में आप आराम से खत्म कर सकते हो। इससे ज्यादा टाइम देने की तो कोई नीड ही नहीं है इन सब्जेक्ट्स को। बेटा बहुत कम टाइम है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो गया करना, आप कर अभी भी सकते हो, बट अब यू नीड टू स्मार्टली मैनेज योर सेल्फ। अब आप बैठ के एक चीज पकड़ा, नहीं समझ आ रहा, वही लेके बैठे गए, अच्छा ये तो आता है मुझे, बट पहले इसको रिवाइज कर लेता हूँ, उसी की रिवीजन में आपने इतना टाइम दे दिया कि आपके बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा। तो ये अब आप नहीं कर सकते। उसके बाद और जो 20 डेज बचे हमारे, 20 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन, 20 डेज में क्रिमिनल लॉज, 15 डेज में हमने सारे बिजनेस लॉज किए। अब जो अदर लॉज जितने बचे हैं, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो भी हमारे पर्सनल लॉज हैं, उसके बाद कॉपीराइट, पेटेंट, आईपीआर रिलेटेड जितने एक्ट्स हैं, ये सब छोटे छोटे एक्ट्स हैं। इन सब के लिए लास्ट 20 डेज, इसमें भी सबसे ज्यादा टाइम आप जूरिस्प्रूडेंस को दीजिएगा, 6 से 7 दिन। अच्छे से सारे थिंकर्स, सारे स्कूल, सब अच्छे से पढ़ना है, किसने क्या बोला, लास्ट ईयर वो डिबेट आई थी, उसको अच्छे से पढ़ना है क्लियरली, बहुत अच्छे से जूरिस प्रिपेयर करना है। जूरिस से मेजर चंक में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जितने ये पर्सनल लॉज और आईपीआर रिलेटेड लॉज हैं, उनको भी पढ़ के हमें 20 दिन में खत्म कर देना। 20 दिन से ज्यादा टाइम आपको ऐसे भी नहीं लगेगा इस सबको खत्म करने में। ऐसे करके आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लीजिए। ठीक है। अब इनको करते वक्त आप ये नहीं करेंगे कि आप सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको साथ के साथ केस लॉज भी पढ़ते जाना है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्शन और उसका इसेंस पढ़ रहे हो, आप उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स भी कवर करते जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी देखते जाएंगे कि रीसेंट टाइम में तो कोई जजमेंट उसके ऊपर नहीं आया है, तो वो भी आपको लगे हाथ साथ के साथ कवर करना है। अब हम देखेंगे कि अब केस लॉज कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे केस लॉ, केस का नाम, उसकी साइटेशन,
आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यस इट इज टफ कि आप साइटेशन हर केस का याद रखो, बट एज फार एज पॉसिबल बहुत डिस्टिंक्ट बहुत क्लोज नहीं रहते हैं आपके साइटेशंस के ऑप्शंस, काफी दूर दूर रहते हैं, तो आप गेस कर सकते हो। कई बार तो आप साइटेशन केस का नाम, उसके उस केस का क्या रेशियो डेसिडेंडाई था, कोर लीगल प्रिंसिपल जिसके ऊपर वो डिसीजन आया वो, और जजेस की क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस थे, दैट इज योर ऑर्बिटर डिक्टा। कई बार ऑर्बिटर डिक्टा रेशियो डेसिडेंडाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई सारे लैंडमार्क केसेस में, तो वो ध्यान रखेंगे। कौन से आर्टिकल्स, कौन से स्टैट्यूट्स, कौन से लीगल प्रोविजंस उस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व हुए थे, वो जो जजेस का कोरम है, क्या जजेस का कोरम था, कौन था उसमें, किसका कंकरिंग ओपिनियन था, किसका डिसेंडिंग व्यू था। ये डिसेंडिंग व्यूज तो बहुत अच्छे से ही देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट केस लॉज में। और कोरम भले सारा याद ना रहे कि 8-10 लोगों का, लेकिन जो भी लार्जर बेंच है ना उसको आप कोशिश करिएगा कि आप याद रखो, खास करके डिसेंटिंग ओपिनियन वगैरह तो आप अच्छे से। उसके बाद उस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ, फाइनल रूलिंग पे उस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है जजमेंट के बारे में। उस जजमेंट से क्या चेंजेस आए, कोई गाइडलाइंस आई, कोई नया लॉ एक्ट हुआ, कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी अगर डॉक्ट्रिन उस केस में यूज हुआ या कोई प्रिंसिपल की बात की गई उसमें, तो उसको भी आपको ढंग से पढ़ना। अब मान लो किसी में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, अगर कोई रीसेंट केस लॉ है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई, तो बेटा आप सिर्फ वो केस लॉ नहीं पढ़ोगे, आप देखने जाओगे कि बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कहाँ से हुआ, क्योंकि वो फिर उस लाइन के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किसी केस में डिसाइड हुआ, तो आप पूरा देखोगे कि सेवरेबिलिटी क्या होती है, पहली बार कहाँ यूज हुआ था, आपको पूरा साइकिल देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करके लास्ट के 3 महीने में भी ढंग से पढ़ते हो, ऐसे ही प्रेप करते हो और बहुत इन डेप्थ घुस के नहीं पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर ब्रश अप करते जाओगे अपने चीजों को, और खूब सारा रिवाइज करोगे, खूब सारे मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, तो इट इज प्रीटी मच इजी कि आप फ्लैट पीजी, नो मैटर इस साल कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि जुडिशरी वाले बच्चे आ गए हैं, नो वरीज, बट ये सही बात है कि आ गए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ हो गया है और आप कर नहीं सकते हो। अभी भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप इसको अच्छे से एस कर सकते हो इस एग्जाम को। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, और अच्छे से पढ़िए और स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।